नमस्कार दोस्तों। सीएससी 2021 के क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के इस श्रृंखला में मैं प्रवीण कुमार पांडे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं समाजशास्त्र विषय के साथ जनरल स्टडीज पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी और पेपर 2 में सोशल जस्टिस खंड की कक्षाएं लेता हूं। अभी हम लोग सोशल जस्टिस से जुड़े प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। उसका उत्तर कैसे लिखा जाए ये मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आते हैं डायरेक्टली हम प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में, डिस्कस द डिजायरेबिलिटी ऑफ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन इन द हायर जुडिशियरी टू एंश्योर डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस। बहुत ज़रूरी है ये, नो डाउट, क्योंकि महिलाओं की स्थिति इस मामले में काफ़ी कमज़ोर है और मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं तो उससे एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है इनकी। सबसे पहली बात तो ये कि अभी तक अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 256 जजेस जो नियुक्त किए गए हैं अभी तक, उसमें से मतलब पिछले 71 वर्षों में, उसमें से केवल 11 जजेस यानी 4.2% महिलाएं रही। बहुत ही पुअर डेटा है। महिलाओं की कंडीशन इस रूप में काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल 25 उच्च न्यायालयों में केवल एक महिला चीफ जस्टिस के पद पर है। अभी प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं। कुल उच्च न्यायालयों में महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन केवल 11% है। केवल 11% महिला जज हैं अभी, जितने भी हमारे उच्च न्यायालय हैं उसके अंतर्गत। कई ऐसे उच्च न्यायालय हैं जहां पर एक भी महिला जज नहीं है, जिसमें कि मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, पटना और उत्तराखंड आते हैं। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि मतलब ये इनफैक्ट ये आपको बताना भी पड़ेगा कि महिलाओं की स्थिति कैसी है और क्यों इसकी डिजायरेबिलिटी है, क्यों वांछनीय है, क्यों महिलाओं के एक उचित प्रतिनिधित्व को हमें की आवश्यकता है, हमें क्यों हमें देखना चाहिए। तो अब डायरेक्टली हम इस पॉइंट पे आते हैं कि क्यों, किस लिए आवश्यकता है, ये क्यों है। अब इस चीज को बताने के लिए हम अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की बात करेंगे और उसी संदर्भ में इसकी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले बात करेंगे संतुलित प्रातिनिधिक परिप्रेक्ष्य। संतुलित प्रातिनिधिक परिप्रेक्ष्य, बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन पर्सपेक्टिव। पूरी पॉपुलेशन में महिलाओं का जो परसेंटेज है लगभग 50 है, लगभग, नॉट एग्जैक्टली लेकिन लगभग 50% है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50% यहां पर भी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि केवल परसेंटेज अपने आप में पर्याप्त है, लेकिन अगर सभी क्षेत्रों से, सभी वर्गों से लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो तो एक बेहतर रूप में कहीं पर भी कार्य होता हुआ दिखाई देता है। और पर्टिकुलरली जब हम महिलाओं की बात कर रहे हैं तो महिलाओं की अपनी कुछ विशिष्ट समस्याएं होती हैं, कुछ मुद्दे होते हैं, इश्यूज होते हैं, और एक महिला उसको बेहतर रूप में समझ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक पुरुष जब उसको समझना चाहता है तो कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाता है, मतलब उसको परानुभूति करनी पड़ती है, यस, एम्पैथाइज करना पड़ता है। और एम्पैथाइज करना आसान नहीं, बहुत मुश्किल होता है एम्पैथाइज करना, कि एक अपने आप को महिला की भूमिका में डाल करके और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश की जाए। महिला को ये करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वो खुद महिला है, वो इन चीज़ों को बेहतर रूप में समझ सकती है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो महिलाओं का एक उचित, एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन
हायर जुडिशरी में होना चाहिए। यस, इनफैक्ट अभी तक नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है कि जो अभी तक मतलब यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उस प्रोसेस के कारण अभी महिलाएं वंचित हो जा रही हैं। जहाँ पर ओपन कंपटीशन है, जैसे हम लोअर जुडिशरी की बात करते हैं, वहाँ पर ओपन कंपटीशन के अंतर्गत होता है, तो वहाँ पर हमें एक ठीक ठाक लेवल पे रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चूंकि ऐसा नहीं है इसलिए शायद नहीं हो पा रहा है, लेकिन डिजायरेबिलिटी तो है, इसकी आवश्यकता तो है। तो हम सबसे पहले हम इस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत ये चर्चा करेंगे और इसकी मतलब आवश्यकता पर बल देंगे कि इस रूप में इसकी आवश्यकता है। दूसरा हम बात करेंगे इक्वालिटी यानी समानता परिप्रेक्ष्य। समानता परिप्रेक्ष्य, जब बात सोशल जस्टिस की करते हैं, सोशल जस्टिस थियरी की बात करते हैं हम, तो वो थियरी भी कहीं ना कहीं इस पे फोकस्ड है, समानता को लेकर के। मतलब इनफैक्ट ये तो सच्चाई है कि समाज में समानता व्याप्त नहीं है, लेकिन अब उसमें यह हमको देखना होता है कि क्या असमानता जिस रूप में है उसका लाभ जो सबसे दबे कुचले हैं, गरीब तबके के हैं, या फिर जो लोग वंचित हैं, क्या उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? जो वल्नरेबल है उसका लाभ, उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? यहां मुद्दा महिलाओं का है, और महिलाओं के इस जगह पे मतलब हायर जुडिशरी में उनके रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा है। तो अगर ऐसा हो रहा है कि पुरुषों की उपस्थिति से, पुरुषों के होने की वजह से ये असमानता है, मतलब महिलाएं नहीं है, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं बहुत कम है, यह असमानता इस रूप में है, और उसका लाभ अगर महिलाओं को इस वजह से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हमारे लिए जो सबसे जो अच्छा तरीका हो सकता है वो ये है कि हम समानता पर्सपेक्टिव पे जाएं, समानता की बात करें। यस, दोनों को समान अवसर प्रदान किया जाए। क्या हम अभी तक समान अवसर देते रहे हैं? और अगर हम समान अवसर नहीं दे पा रहे हैं तो हमें समान अवसर देने की आवश्यकता है। तो ये पर्सपेक्टिव कहता है कि समान अवसर दिया जाए, क्योंकि जो असमानता विद्यमान है वो वल्नरेबल सेक्शन महिलाओं को उचित लाभ नहीं दे पा रहा है। मतलब आप जॉन रॉल्स को भी कोट कर सकते हैं यहां पर, तो वो उचित लाभ नहीं दे पा रहा है। इस कारण से हमें महिलाओं को इसमें एक वो अवसरों की समानता के लेवल पे लाना पड़ेगा, और इस तरीके से हम उनको मौका दें, मौका देंगे तो उनकी स्थिति बेहतर होगी। ओके, थर्ड हम बात करेंगे, तीसरे लेवल पे हम बात करेंगे ग्रोथ पर्सपेक्टिव, वृद्धि परिप्रेक्ष्य। वृद्धि परिप्रेक्ष्य, ग्रोथ पर्सपेक्टिव, इससे क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि हायर जुडिशियरी में, मतलब डायरेक्ट हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हायर जुडिशियरी में जो ग्रोथ है, ग्रोथ का मतलब कि वहां पर जो कार्य हो रहा है, डिसीजन मेकिंग हो रही है, निर्णय हो रहे हैं। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय से संबंधित जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उस निर्णय के लेवल पर अगर हम बेस्ट लोगों को प्राप्त कर रहे हैं, जो वास्तव में जो बेहतर रूप में जो लोग निर्णय ले सकते हैं, अगर ऐसा है तब तो निश्चित तौर पर उसका ग्रोथ होगा, अच्छा होगा ग्रोथ। लेकिन अगर हम उस बेहतर निर्णय लेने वालों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि वहां जो निर्णय लिया जाने वाला है या निर्णय लिया जा रहा है वो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा, और उसका बुरा परिणाम पूरे समाज को भुगतना पड़ेगा। तो इस लिहाज से भी हमको प्रत्येक सेक्शन से लोगों को रखना होगा, उनको लाना होगा, यस, ताकि अपने मामलों में वो जो भी उनका अपना मामला है, जो विशिष्ट मामला है, उस पर वो बेहतर रूप में अपनी समझ को रख पाए, अपने निर्णय को दे पाए। मतलब फाइनली अगर मान लो कि हम बात कर रहे हैं किसी भी ऐसे मुद्दे को, महिलाओं को लेकर, महिलाओं से संबंधित मुद्दे की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि महिलाओं के द्वारा हम थोपने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कई लोग वहां पर बैठे हुए हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, और भी सेक्शन के लोग हैं, लेकिन जब महिलाओं का एक
रीजन आता है, महिलाएं जब अपने रीजन को प्रस्तुत करती हैं तो वहां पर बाकी लोगों को एक नया दृष्टिकोण मिलता है और उसके आधार पर एक बेहतर डिसीजन मेकिंग या बेहतर एक मतलब निर्णय, बेहतर जजमेंट हमारे पास आ सकता है और वो निश्चित तौर पे पूरे समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे शिक्षा परिप्रेक्ष्य। शिक्षा, तो एक तरफ तो हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हमें तार्किक बनाती है, यस। अब उसका हायर जुडिशियरी के साथ क्या संबंध है? अगर मान लो कि महिलाएं उस लेवल पे शिक्षित हो ही ना, तो हम उनको हायर जुडिशियरी में कैसे स्थान दे सकते हैं? यस। तो शिक्षा पर पर्सपेक्टिव महिलाओं को किस तरीके से यहां पर इंडक्ट करने की कोशिश करे, किस तरीके से इनको इंडक्ट करेगा, किस तरीके से इनको लेकर के आएगा, क्योंकि ये ऐसा फील्ड है जहां पर हायर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, उच्च कोटि के सोच की रिक्वायरमेंट है यहां पर, उसके बिना यहां पर जजमेंट संभव ही नहीं है। तो जब हम ये पाते हैं कि शिक्षा के स्तर पर हमने अच्छा काम कर लिया है, महिलाओं और पुरुषों की स्थिति शिक्षा के स्तर पर लगभग बराबर की है, तो अब महिलाओं को हम यहां पर क्यों नहीं ला पा रहे हैं? तो शिक्षा परिप्रेक्ष्य इस बात पर जोर देता है कि जब दोनों अच्छे तार्किक स्तर को प्राप्त कर चुके हैं और दोनों अपने लेवल पर अच्छा जजमेंट दे सकते हैं, तो फिर महिलाओं को इस चीज से वंचित क्यों किया जा रहा है? महिलाओं को भी उचित स्थान मिलना चाहिए, ये शिक्षा परिप्रेक्ष्य। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्थ पर्सपेक्टिव, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं के स्तर पर विशिष्ट हैं। मैटरनल हेल्थ की हम बात करें, मातृत्व स्वास्थ्य की बात करें, और उसके अंतर्गत जैसे अगर हम मातृत्व मृत्यु दर की बात कर रहे हैं तो उसका संबंध महिलाओं के साथ ही है। फर्टिलिटी की हम बात करें, फेकंडिटी की हम बात करें, किस उसका संबंध महिलाओं के साथ है। रिप्रोडक्शन हेल्थ में एडोलेसेंट जो रिप्रोडक्शन हेल्थ है उसका संबंध लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो विशिष्ट रूप में महिलाओं के साथ ही जुड़े हुए हैं। तो ऐसे मामलों में निर्णय कौन बेहतर रूप में ले पाएगा? तो फिर वही बात है कि क्या परानुभूत के माध्यम से हो सकता है ऐसा, जो संभव ही नहीं है यहां पर, या तो परानुभूत भी संभव नहीं। तो इसलिए ऐसे मामलों में भी निर्णय के लिए, ऐसे मामलों में जजमेंट के लिए महिलाओं का होना आवश्यक है, इसलिए डिजायरेबल है, इसलिए उनको इंक्लूड किया जाना, उनका इंक्लूसिवनेस उनका यहां पर बहुत जरूरी है। इस लिहाज से भी इसकी आवश्यकता है। और भूमिका संपादन, रोल डिस्पोजिशन, रोल डिस्पोजिशन, इसका मतलब यह हुआ कि समाज में चूंकि बहुत सारी नई नई चीजें उत्पन्न होती जा रही हैं, उस रूप में बहुत सारी भूमिकाएं भी उत्पन्न होती जा रही हैं, अलग अलग प्रकार की भूमिकाएं उत्पन्न होती जा रही हैं, नई नई घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं से संबंधित बहुत सारी घटनाएं नए नए रूप में आ रही है हमारे सामने। यस, देह व्यापार से लेकर के महिलाओं के मतलब जो भी एक के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की घटनाएं हैं, जो केसेस हैं, बढ़ते जा रहे हैं, नए नए रूप में वो सब आते जा रहे हैं। एसिड अटैक हो रहा है, यस, बालिका भ्रूण हत्या, तो तमाम जो विभिन्न नई नई चीजें नए नए रूपों में आती जा रही हैं, तो हमें ऐसे में नई भूमिकाओं की आवश्यकता होती है कि नए रूप में आकर के लोग वहां पर काम करें। स्पेशली जब हम जजमेंट की बात करते हैं तो ये सब भी मामले विशिष्ट हैं और यहां पर महिलाओं की भूमिका आवश्यक है, महिलाओं की भूमिका एक जज के रूप में आवश्यक है। तो ये विभिन्न विभिन्न पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत हम इस बात पे जोर देंगे, इस बात को हम दिखाएंगे कि ये क्यों डिजायरेबल है कि महिलाओं का एक अच्छा खासा एक मतलब एक बैलेंस्ड रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशियरी में होना चाहिए। दैट विल बी आवर लॉजिक। तो इस तरीके से आप इसको दिखाइए, ठीक है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए
कमाना, अर्न व्हाइल यू लर्न की योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है, टिप्पणी कीजिए। अर्न व्हाइल यू लर्न स्कीम नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। कमेंट करने का मतलब कि आपको अपने अपने लॉजिक देने हैं, अपना तर्क देना है, और जो भी आप स्टैंड लेते हैं उसको पूरी तरीके से सिद्ध करना है आपको। तो यहां पर अब बात है अर्न व्हाइल यू लर्न, सीखते हुए कमाना। सीखो और उसके साथ साथ कमाओ, ये जो स्कीम है नीड्स, इसको स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, टू मेक वोकेशनल एजुकेशन एंड स्किल ट्रेनिंग मीनिंगफुल। इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए हमें इसे मतलब इस स्कीम को स्ट्रेंथन करने की रिक्वायरमेंट है। यस, ये स्कीम सबसे पहली बात तो है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया। ये कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए था कि जब वो कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट भी कर चुके हैं, और जो भी कोर्स वो परस्यू कर रहे हैं उस कोर्स के साथ साथ उनको एक ट्रेनिंग दी जाए, उनको एक ट्रेनी के तौर पर रखा जाए, एक प्रशिक्षु के तौर पर उनको रखा जाए, और उनको टूरिज्म और ट्रैवल से रिलेटेड जो ट्रेड्स हैं उस लेवल पे उनको ट्रेन किया जाए। यस, उसकी जो बारीकियां हैं वो उनको बताई जाए, किस तरीके से मतलब वो लोगों को हेल्प कर सकते हैं टूरिज्म के लेवल पे, ट्रैवल के लेवल पे। यस, बहुत सारे जिस तरीके से मतलब टूरिज्म डेवलप करता जा रहा है पूरे मतलब इंडिया में, पूरे विश्व स्तर पर इसका डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में इन लोगों की आवश्यकता है। पहले भी नहीं होते थे जो गाइड हुआ करते थे, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कोई पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वो अपने अनुभव के आधार पर ही उन्होंने उस चीज़ को सीखा होता था। अब ये कि अब पढ़े लिखे लोग आए जिनको अच्छा खासा बोलने आता है, यस, अच्छी तरीके से वो कन्विंसिंग पावर उनके पास अच्छी है, लॉजिक उनके पास है, तो उन लोगों को अगर हम लाएं तो न केवल ये काम बहुत बेहतर रूप में हो पाएगा, बल्कि साथ साथ उनको अर्न करने का भी एक मौका मिलेगा, एक पार्ट टाइम जॉब हो जाएगा उनके लिए। यस, तो इस रूप में एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दिए जाने का की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई कि उनको ट्रेनिंग दे करके, और जब कभी भी उनको मौका मिलता है वो जाए और जा करके इस काम को करें, और उसके साथ साथ वो अपना उसके माध्यम से कुछ अर्न करते रहें। ये तो बेसिक चीज़ है इसके साथ। अब ये क्यों लाया गया, क्या इसकी आवश्यकता है, तो इसको फर्दर बात करने से पहले मैं एक चीज़ की बात करूंगा कि जो रूसा 2013 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो लाया गया 2013 के अंतर्गत, इसमें भी एक इसके एम में, इसका जो उद्देश्य था, उसके उद्देश्य में एक मुद्दा यही था कि जो हम ये व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण हम प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, हम क्यों ना इसको कॉलेज के साथ ही जोड़ दें। यस, उनके साथ इसका एक अटैचमेंट कर दिया जाए, राइट। तो अब उससे क्या होगा कि मतलब अलग से कुछ ट्रेनिंग दिए जाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। मतलब इन दोनों को अलग करके बेसिकली हम कुछ अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, कि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हम कौन सा रास्ता अपनाएं, कि मतलब एक तो ग्रेजुएशन करना भी जरूरी है, तो उसकी वजह से वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं लेकिन एमलेस, और इधर कौशल प्रशिक्षण ले रहे हैं, तो मतलब वो लगता है कि हम ये कर लें, कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे कुछ अपना काम कर लेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के एक सही दिशा नहीं मिल पा रही थी, बच्चों को एक सही दिशा नहीं मिल पा रही थी। तो ये किया गया कि इसको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एकदम सही दिशा में चलेंगे फिर वो, कि जिस तरीके से हम उनको व्यावसायिक शिक्षा कौशल प्रशिक्षण प्रोवाइड कर रहे हैं उस हिसाब से कोर्स परस्यू करें, दोनों का एक प्रॉपर अटैचमेंट हो जाएगा और उनके आगे करियर को बिल्ड करने में काफी मददगार सिद्ध होगा। तो ये इस चीज को आप यहाँ पे फोकस कीजिए, इस चीज को यहाँ पर लाइए कि रूसा के अंतर्गत ऑलरेडी इस चीज को रखा जा चुका था। अब जबकि इस स्कीम को लाया गया तो स्कीम से क्या क्या फायदे होंगे। एक तो ये है कि मतलब जो मतलब उसके जो बच्चों के स्टूडेंट्स के जो डेली एक्सपेंसेस हैं, अदरवाइज उनको अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर होना पड़ता है, वो एक्सपेंसेस अपना वो निकाल पाएंगे, इससे वो इसी के माध्यम से प्राप्त कर पाएंगे। और इस वजह से जो उनकी डिपेंडेंसी एक बहुत ज़्यादा थी अपने पेरेंट्स के ऊपर, और इस तरीके से फाइनली स्टेट के ऊपर आ जाती है वो डिपेंडेंसी, तो वो डिपेंडेंसी लगभग समाप्त हो जाएगी। तो इसके माध्यम से हम उस डिपेंडेंसी को एलिमिनेट कर पाएंगे, उसको हम समाप्त कर पाएंगे। यस,
ये एक तरीके से इंटर्नशिप प्रोग्राम के इक्विवेलेंट होगा, बराबर होगा। एक तरीके से इंटर्नशिप जैसे करते हैं लोग, अपना कोई कोर्स कंप्लीट करके वो इंटर्नशिप करते हैं, तो उसमें कुछ एक तरीके से उनको वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग मिलती है, काम सीखने का मौका मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर जो एक्चुअल रियल में जो रोजगार है जो आखिर में प्राप्त करेंगे जिस भी फील्ड में, उसको प्राप्त करने से पहले एक सीखने का मौका मिल रहा है, कार्य करने का मौका मिल रहा है, कार्य करने का एक व्यावहारिक मौका मिल रहा है। तो कार्य करना पहले से अगर सीख लिया, यस, नौकरी करना पहले से अगर सीख लिया, तो आगे चल करके अपने करियर से रिलेटेड जो भी काम आप करने जा रहे हो वो निश्चित तौर पे काफी अच्छा होगा। यस, तो इस रूप में एक बेहतर हम चीजों को देख पाएंगे या देख पा रहे हैं कि इस रूप में काफी वो हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, और इस तरीके से उनका जो करियर है वो करियर को बिल्ड करने में इसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। अब इसी के अनुसार अपने करियर को लेकर चलेंगे कि जो कुछ यहाँ पे सीख रहे हैं तो क्यों ना अपना करियर भी हम इसी दिशा में बनाएं। हम अलग से कुछ क्यों हम कोर्स करने जा रहे हैं, हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम साइंस में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इधर हम ट्रैवल के लेवल पे हम कोर्स कर रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग दिशाएं हैं, अलग अलग चीजें हैं। हम क्यों ना अपना कोर्स भी इसी डायरेक्शन में लेकर चलें। यस, तो वो हमारे करियर को मतलब जो हम सीख रहे हैं और साथ साथ हम बुकिश नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, मतलब एक थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिकली हम अप्लाई करके देख पा रहे हैं, साथ साथ उसी को तुरंत उसका एप्लीकेशन देख पा रहे हैं। यस, तो ये किसी के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा और आगे चल करके उस करियर को अच्छी तरीके से बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा सहयोगी होगा। और इस लेवल का नॉलेज जो कि इनफैक्ट बहुत बड़े बड़े देशों मतलब विकसित देशों में जो दिया जाता है, वो हम अगर हमारे यहाँ अगर मिलने लग जाए तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको विदेशों में भी, यस, ग्लोबल लेवल पे भी रोजगार प्राप्त करने में बहुत आसानी होगी। यस, कि दोनों चीजें साथ साथ सीख रहे हैं, वो व्यावहारिक ज्ञान, यस, और साथ साथ एक थियोरेटिकल ज्ञान, दोनों चीजें वो साथ साथ प्राप्त कर रहे हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों चीजें सीख पा रहे हैं। यही चीज जो विकसित देश हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं और लगातार उनका प्रमोशन चल रहा है, और इसलिए वो लोग वहां बेहतर रूप में चीजों पे काम कर पाते हैं। तो वो हम भी कर पाएंगे और एक अच्छी दिशा में हम जा पाएंगे और अपने बच्चों को हम ले जा पाएंगे अच्छी दिशा में। यस, इस तरीके से हम इसको हम न केवल एक टूरिज्म के लेवल पर, ट्रैवल के लेवल पर हम करें, बल्कि इसको स्ट्रेंथन हम करने के लिए इसको और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी इसको अप्लाई करें। केवल एक जगह पे नहीं, इसको विभिन्न अन्य क्षेत्रों में भी अप्लाई करें, हर जगह इसको अप्लाई करें, तभी तो मीनिंगफुल हो पाएगा ना। तो ये मीनिंगफुल तभी हो पाएगा जब एक जगह पे न करके इसको सभी क्षेत्रों में इस चीज को हम अप्लाई कर दें और सब बच्चों को जोड़ दें, और अर्न व्हाइल यू लर्न से हम सब बच्चों को जोड़ दें। यस, तो एक इस रूप में इसका विस्तार होगा, इस तरीके से स्ट्रेंथन होगा ये। और दूसरी चीज ये है कि जो हमारे यहाँ मतलब अभी तक की जो कंडीशन है वो ये है कि कार्य को छोटा और बड़ा रूप में समझा गया है, कुछ कार्य जो है बहुत महान माना गया है, कुछ कार्य जो है बहुत ज्यादा मलिन रूप में देखा गया है, बहुत मतलब निम्न दृष्टिकोण से उसको देखा गया है उस कार्य को। ये चीजें समाप्त हो जाएंगी, ये चीज खत्म हो जाएगी। लेकिन एक चीज और इसको स्ट्रेंथन करने के लिए, मतलब जैसे नहीं, अगर आपको एक बार ध्यान हो, एक बार प्रधानमंत्री ने कहा था कि मतलब जो नवयुवक हैं वो पकौड़े भी बेच सकते हैं। अब उनका सेंस अलग था कहने का, तो पकौड़े बेचने को बहुत गलत तरीके से लिया गया, बहुत निम्न कोटि का काम माना गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ इस तरीके से मतलब हमारी जो सोच है वो इसी रूप में है, हमारी सोच इसी प्रकार की है। यस, कि हम इसको निम्न रूप में देखते हैं, कई ऐसे काम है। लेकिन जब हम इस तरीके से हम एक स्कीम लॉन्च करके लेकर के आए, हम इस तरीके से लोगों को हम ट्रेन करें, स्टूडेंट्स को अगर हम ट्रेन करेंगे तो इस प्रकार की भावना भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। प्रत्येक कार्य का वैल्यूएशन अच्छे लेवल पे होना शुरू हो जाएगा और इस तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा काम करने के प्रति। कोई भी काम करेंगे उसके प्रति एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब ये नहीं रहेगा कि ये काम छोटा है बड़ा है, विकसित देशों में कोई भी काम छोटा है बड़ा नहीं होता है। तो उस लेवल पे हम अपने आप को, अपने स्टूडेंट्स को पहुंचा पाएंगे। और साथ साथ जो माता पिता का एक कंसर्न होता है, माता पिता का या फिर मतलब जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, नातेदार होते हैं, उनका, पड़ोसियों का, समाज का पूरा ओवरऑल देखा जाए तो एक कंसर्न होता है कि मतलब ये काम करके अल्टीमेटली इसका फ्यूचर क्या है। यस, तो सबसे बड़ी समस्या आती है कि सोशल सिक्योरिटी अगर उसके साथ जुड़ी हुई नहीं है
तो फ्यूचर को लेकर के काफ़ी एक मतलब बात, एक कंसर्न सामने आ जाता है हमारे। तो ये काम भी हमको साथ साथ करना, तो वैल्यूएशन के साथ साथ, अच्छे वैल्यूएशन के साथ साथ हमको सोशल सिक्योरिटी के साथ भी इसको जोड़ करके और हम इसको अच्छे लेवल पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और इस तरीके से मतलब आने वाले समय में जिस जो रोजगार को लेकर के बहुत बड़ी समस्या बनी रही हमारे देश में, उस समस्या को हम काफ़ी हद तक दूर कर पाएंगे और एक स्ट्रीमलाइन कर पाएंगे इसको, एक बिल्कुल एक मतलब सही दिशा देते हुए और सही रूप में काम कर पाएंगे। ठीक है, वेल तो इस ढंग से आप अपने अपने उत्तर को अपने शेप कीजिए, इस तरीके से आप लिखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है? सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा है हमारे देश में, गरीबी, कुपोषण, इसका जो दुष्चक्र है, दुष्चक्र विशेष साइकिल बन गया है। यस, कि लैंगिक असमानता है तो वहां पे गरीबी है, वहां पर साथ साथ गरीबी है तो कुपोषण है, और भी चीजें होती हैं, मतलब अशिक्षा भी आ जाती है, जनसंख्या भी ज्यादा हो जाती है वहां पर, राइट। इस सारी चीजें मतलब मिल करके एक विशेष साइकिल बना देती हैं, एक इसका दुष्चक्र बना देती है। अब ये बना देंगी तो फिर इसी में महिलाएं जो है वो पिसती रहेंगी, इसी चक्र में चलती रहेंगी। यस, मतलब आप इस रूप में आप देखिए तो जेंडर, लैंगिक असमानता, लैंगिक असमानता, गरीबी, कुपोषण, अशिक्षा, यस, ये सब एक दुष्चक्र के रूप में, कि एक चीज में अगर ट्रैप हुए तो बाकी चीजों में ऑटोमेटिकली ट्रैप होते चले जाओगे। यही दुष्चक्र है, एक दुष्चक्र बन जाता है। अब महिलाओं की स्थिति देखी जाए तो मतलब लैंगिक असमानता बहुत ज्यादा व्याप्त है हमारे यहाँ, कुल उसमें अगर देखें हम मतलब वर्क फोर्स में, तो अभी कुछ दिन पहले मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यूट का एक एक रिपोर्ट आया था, तो उसमें उन्होंने दिखाया था कि भारत में लगभग 31%, मतलब कुल वर्क फोर्स में 31% महिलाएं हैं। इसका मतलब लगभग 70% पुरुष हैं, और उस 31% में भी मैक्सिमम महिलाएं वर्किंग क्लास के लेवल पर है, मतलब मुश्किल से 7-8% महिलाएं जो है रिस्पेक्टेबल जॉब में। यस, तो ये लैंगिक असमानता, घोर लैंगिक असमानता की स्थिति को दर्शा रहा है, उसको दिखा रहा है। कुपोषण की बात करें हम तो महिलाएं, इस बात से ही स्पष्ट हो जाता है, कुपोषण की स्थिति के बारे में पता चल जाता है कि जो एक मतलब युवा आयु समूह है, यानी 15 साल से लेकर के और 59 साल तक की महिलाओं की अगर हम देखें तो ये पाया गया कि 15 से लेकर के और 59, 15 to 59 ईयर्स आयु समूह, कि 51% महिलाएं, मेजॉरिटी 51% महिलाएं एनेमिक हैं, एनीमिया के शिकार है, मतलब रक्त की कमी है उनके शरीर में। तो इसी से अंदाजा लग जाता है कि उनकी स्थिति कितनी खराब है। अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब कुपोषण, एनीमिया और इसके साथ साथ ट्यूबरकुलोसिस जो है सबसे ज्यादा महिलाओं में ही पाया गया। यस, तो ये स्पष्ट कर रहा है महिलाओं की स्थिति को कि उनकी स्थिति कितनी खराब है। अब आगे आइए, पहली बात तो मतलब कि इसको पहले समझाइए कि ये इसका जो दुष्चक्र है वो क्या है। उसके बाद से आगे आइए कि अब इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो कहते हैं कि मतलब इसमें अब क्वेश्चन कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त, माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए, क्या वास्तव में ऐसा हो सकता है? तो आइए मैं एक एग्जाम्पल लेकर के अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल हम ले रहे हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, शॉर्ट में इसको DAY
दीनदयाल अंत्योदय योजना, NRLM, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसकी बात करते हैं। इसके अंतर्गत स्व सहायता समूह बनाए गए, SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्व सहायता समूह बनाए गए और ये तय किया गया कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार से कम एक महिला को इसके साथ जोड़ा जाएगा। इसमें जो फंडिंग की बात है, तो फंडिंग के दो तरीके से फंडिंग की जाएगी। एक तो रिवॉल्विंग फंड होता है, इसमें दो फंड होते हैं, रिवॉल्विंग फंड RF, और एक होता है कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड। यस, मतलब एक जो माइक्रो फाइनेंस के रूप में जो फंड की बात की गई है, तो वो रिवॉल्विंग फंड के रूप में है, मतलब जहां पे जिस तरीके से आपको जरूरत है वो एक तरीके से रिवॉल्व करता रहेगा कि आप फंड लीजिए, आप अपना काम कीजिए, जब आप इनकम जनरेट करते हो, जब इनकम आता है तो वहाँ पे आपने जमा कर दिया, तो इस रूप में वो रिवॉल्व करता रहेगा। और कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट, तो कम्युनिटी के लेवल पे जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो उस रूप में भी एक फंड की व्यवस्था। इन दोनों का ही जो उद्देश्य है वो क्या है, तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, एसेट फॉर्मेशन, परिसंपत्तियों का निर्माण। यस, परिसंपत्तियां, एसेट्स फॉर्मेशन, और इस रूप में आय उपार्जन हेतु स्वरोजगार। आय उपार्जन हेतु स्वरोजगार, परिसंपत्तियों का निर्माण और आय उपार्जन हेतु स्वरोजगार। अगर ये सही ढंग से हो जाए तो फिर ये जो समस्या की बात हम कर रहे थे, तो समस्याएं निश्चित तौर पे समाप्त हो जाएंगी। इसको ब्रेक किया जा सकता है, महिलाओं की स्थिति काफ़ी हद तक बेहतर किया जा सकता है। और ये भी माना गया है कि इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इतनी कैपेसिटी है कि ये छोटी कंपनी के रूप में काम करने की शक्ति रखती हैं। यस, नाबार्ड ने 2019 में एक अपने रिपोर्ट में कुछ बातें बताई हैं जो इनके बारे में, थोड़ा उसको देख लेते हैं तो और हमें ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, और उसको आपको कोड भी करना है, उसको दिखाना है आपको। तो 2019 के अपने इस रिपोर्ट में नाबार्ड ने बताया कि 1 करोड़ SHGs के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से 12.4 करोड़ परिवारों को इसके अंतर्गत समाहित किया गया, और इसके द्वारा फाइनली 26,000 करोड़ रुपए जमा किए गए, 26,000 करोड़ रुपए जमा किए गए। यस, मतलब 12.4 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं, इससे जुड़े हुए हैं। 1 करोड़ से ज्यादा, मोर देन 1 करोड़ SHGs काम कर रहे हैं। यस, और इन्होंने फिर काम करके और 26,000 करोड़ रुपए जमा कर लिए। इसमें से 23,300 करोड़ रुपए तो महिला SHG ने ही काम कर दिया है। मतलब पुरुषों की, इसका मतलब कि भूमिका काफी कम है इसमें, महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक है। 26,000 में से 23,300 करोड़ रुपए महिला SHGs का योगदान है। ठीक है, इन्हीं प्रयासों को देखते हुए 6.54 लाख SHGs को ई शक्ति से जोड़ दिया गया। यस, और इनके अगर हम NPA की बात करें, तो इनका जो NPA का लेवल है वो हमारे बैंकिंग सेक्टर से, पूरा जो हमारा पूरे देश का बैंकिंग सेक्टर है उसके NPA, उसके सकल NPA के आधे से भी कम है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतलब इनकी स्थिति कितनी अच्छी है, कितने अच्छे लेवल पे काम कर रही है। यस, तो जाहिर सी बात है कि इन्होंने परिसंपत्तियों का निर्माण किया, आय उपार्जन के माध्यम से स्वरोजगार को प्राप्त किया, काम कर रही हैं, अर्न कर रही हैं महिलाएं, उनकी स्थिति बेहतर हो रही है। लेकिन फिर भी जिस लेवल पे होना चाहिए बेहतर, अभी नहीं हो पा रही है, अभी भी समस्याएं हैं। यस, तभी तो हम प्रॉपर वे में समझा पाएंगे ना इसको।
समस्याएं अभी भी हैं, नो डाउट कि मतलब इन्होंने इतना जमा किया है, लेकिन अभी ये पर्याप्त नहीं है। यस, अभी कई गुना अधिक ये होना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को जानने के लिए अब हम उनकी समस्याओं को हम कोट करेंगे कि क्या क्या समस्याएं इसमें हैं। सबसे पहली समस्या कि सदस्य या जो सहभागी लोग हैं इसमें, उनकी अज्ञानता। यस, जागरूक नहीं है। यस, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनकी अभी अज्ञानता है, और जिसकी वजह से उस लेवल को मतलब जो अचीव करना है वो समझ नहीं पा रहे हैं, उस लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। प्रशिक्षण की सुविधा अनुपयुक्त है, अच्छी नहीं है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक रोड़ा है। इनको कच्चा माल सही रूप में नहीं मिल पा रहा है, प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। थोड़ा बहुत जो भी मिल रहा है, जो काम हो रहा है, उसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग की व्यवस्था नहीं है इनके लिए। यस, मार्केटिंग नहीं हो पा रही है। तो इस वजह से पता चला कि आपने मतलब काम किया, आपने कोई उत्पादन किया, लेकिन अगर इसकी मार्केटिंग नहीं हो पाएगी तो सब बेकार हो जाएगा। तो वो भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है। महिला एसएचजीज में स्थिरता की समस्या है, एकता की समस्या है। तो इस वजह से भी मतलब चल नहीं पा रहा है, चलता है फिर बंद हो जाता है, फिर मतलब इस तरीके से मतलब उसमें स्थिरता नहीं आ पाती है। इसके साथ साथ जो बलशाली सदस्य हैं वो कमजोर का शोषण करने पर लगे रहते हैं। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है जो दिखाई दे रही है। वित्त प्रबंधन बहुत कमजोर है, वो स्ट्रांग नहीं है, तो वो भी एक लोगों में निराशा उत्पन्न करता है। यस, इसमें जो रिटर्न है, जो प्रतिफल है, वो बहुत निम्न स्तर का है, बहुत कम है। यस, तो बहुत ज़्यादा ये मोटिवेटिंग नहीं हो पाता है लोगों के लिए कि मतलब हम काम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसमें हमको एग्जैक्टली मिल क्या रहा है, तो वो मोटिवेट नहीं कर पाता है। जो वित्तीय सहायता है वो अनुपयुक्त है, वो प्रॉपर नहीं है। यस, और इस रूप में ये भी पाया गया कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं तमाम, उनका एसएचजीज के प्रति बहुत गैर सहयोगात्मक रवैया है, बहुत अच्छा सहयोग वो नहीं कर रही हैं। और एनजीओज की भूमिका तो बहुत ही कमज़ोर है यहाँ पर, वो सही रूप में काम नहीं कर रही। एनजीओ सही रूप में काम नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से महिलाओं को वो मोटिवेट नहीं कर पा रही हैं, महिलाओं को जोड़ नहीं पा रही हैं, और तमाम चीज़ों से उनको जो जोड़ने का काम, इंटीग्रेट करने का काम जो करना है, वो नहीं कर पा रही। तो ये सब कई प्रकार की समस्याएं हैं जो हमारे सामने अभी भी बनी हुई हैं और इस रूप में दिखाई दे रही हैं। राइट, तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिखेंगे। मतलब नो डाउट कि इसके माध्यम से हमको, एसएचजीज के माध्यम से हम इस दुष्चक्र को तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इन तमाम चीज़ों पर ध्यान दें तो तब हो पाएगा। राइट, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। ये ग्रामीण स्तर पर जो डिजिटल निरक्षरता व्याप्त है उसको लेकर के ये प्रश्न है। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए। हैज डिजिटल इलिटरेसी particularly in rural areas coupled with lack of information and communication technology ICT accessibility hindered socio-economic development? Examine with justification। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो हम बात जैसे डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, आईसीटी की बात करते हैं, यस, तो उससे क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, और फिर अगर नहीं होगा तो वही लाभ जो है वो हानि में कन्वर्ट हो जाएगा। सीधी सी बात है, नहीं मिलेगा इसका मतलब। राइट, तो लाभ इसमें क्या क्या मिल सकते हैं, हम उसकी चर्चा करें। सबसे पहली बात तो ये कि डिजिटलाइजेशन होगा, इस पूरे सिस्टम का डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल लेवल पे सारी चीजें उपलब्ध होंगी, सारे डेटा हमारे पास डिजिटल रूप में उपलब्ध होंगे। यस, उसका हम डिजिटल रूप में हम प्रयोग कर पाएंगे, उपयोग कर पाएंगे। यस, इसके माध्यम से हम सुशासन की तरफ बढ़ेंगे, गुड गवर्नेंस की तरफ बढ़ेंगे। यस, अब उसका लाभ किस तरीके से मिलेगा, फिर आम आदमी को लाभ उसका कैसे मिलेगा? तो आम आदमी को एक स्मार्ट सोल्यूशन मिलेगा इसके माध्यम से। यस, एक पहल, सिंगल इनिशिएटिव सोल्यूशन, स्मार्ट सोल्यूशन। आपके पास स्मार्टफोन है, जैसे होते हैं आप स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, और अब आपकी जो भी अपनी समस्या है, ग्रामीण क्षेत्र में भी बात करें तो शहरों में तो है ही, साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी आपकी जो भी संबंधित समस्या है, उस समस्या का समाधान अगर इस रूप में कर दिया जाए कि आपके पास मोबाइल मतलब स्मार्टफोन है, आप जानते हैं कि कैसे उसका प्रयोग करना है, आप संबंधित ऐप में जाइए, वहां जाकर के आपने अपनी शिकायत, जो भी आपकी शिकायत है, उस शिकायत को आपने दर्ज किया। यस,
कि पानी की सप्लाई नहीं प्रॉपर वे में हो पा रही है, गंदगी है, पानी कहीं से घर के मतलब घर के किसी के घर से या कुछ घरों से पानी निकल रहा है और चारों तरफ फैल रहा है और उससे गंदगी फैल रही है, उससे मच्छर वगैरह फैल रहे हैं। यस, तो आपने संबंधित डिपार्टमेंट को आपने तुरंत सूचना दे दी, आपने फ़ोटो खींचा, आपने तुरंत वहाँ पे अपलोड किया, आपने दिखा दिया उस चीज़ को। अब उस विभाग से संबंधित जो लोग हैं वो आएंगे आकर के और उस मैटर को देखेंगे, उसकी सफाई करनी सफाई करेंगे, उसका जैसे प्रबंध करना है, उसका मैनेज कैसे करना है, उसका प्रॉपर मैनेजमेंट करके और उन चीज़ों को ठीक कर देंगे। समस्या आपकी दूर हो गई। पानी आपको नहीं मिल पा रहा है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही, उसको देखा जाएगा कहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, तुरंत फटाफट उसका आपको समाधान मिल गया। टेंशन फ्री, आप भी टेंशन फ्री हो गए। यस, तो क्या ये पॉसिबिलिटी है, ये हमको देखना। तो अगर है, अगर डिजिटल लिटरेसी है, अगर आईसीटी है, काम कर रहा है, तो ये सब पॉसिबिलिटी निश्चित तौर पे है। यही तो हम जब स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहे हैं तो वहां पे इन्हीं सब चीज़ों को तो लेकर के आए हम। यस, तो इस रूप में जो वल्नरेबल लोग हैं उनकी सुरक्षा बेहतर रूप में हो पाएगी। हम इन चीज़ों का प्रयोग करके हमको काफ़ी सुरक्षित हम रख पाएंगे। आज मतलब जगह अगर इंटरनेट है, गांव में इंटरनेट की व्यवस्था है, वहाँ पर जो कुछ विशेष स्थान है वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, महिलाएं काम करने जा रही हैं, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं क्योंकि पता है कि उनकी निगरानी हो रही है उसके माध्यम से। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनकी निगरानी हो रही है, बच्चे हैं उनकी निगरानी हो रही है। तो मतलब कोई जो आमतौर पर इनको लेकर समस्याएं रहती हैं वो समस्याएं अब नहीं हो पाई और लोगों के अंदर एक अच्छा आत्मविश्वास आएगा और इस तरीके से नागरिक सुदृढ़ीकरण होगा। यस, ये सब लाभ हैं जो मतलब मिलने शुरू हो जाएंगे। अवसंरचनात्मक विकास की बेहतर संभावनाएं होंगी जब हम डिजिटल लेवल पर हम अच्छा काम कर पाएंगे। तो अब अवसंरचना को विकसित करके और उसके लाभों को प्राप्त करना बहुत आसान रहेगा। तो उसकी बेहतर संभावनाएं होंगी जो शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर और यातायात और दूर संचार चाहे संचार माध्यम के स्तर पर ये बेहतरीन तरीके से काम कर पाएंगी चीज़ें और उसका लाभ लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। राइट, तो जिन चीज़ों की लोग कल्पना भी नहीं किए थे, जिसकी वजह से लोग मतलब कई लोग तो इसी वजह से कई लोग अच्छी लाइफ पाने के लिए गांव से शहर की तरफ भागते हैं। तो अच्छी लाइफ में क्या आता है, अच्छी लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं, ये सब सारी सुविधाएं वहाँ पर है। अब ये सुविधाएं अगर गांव में मिलने लग जाए तो माइग्रेट कम से कम इस वजह से जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं वो नहीं करेंगे। लेकिन एक दूसरा जो वजह है जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करते रहे हैं वो है रोजगार की समस्या। डिजिटलीकरण होने की वजह से अब रोजगार की बेहतर संभावनाएं भी हो पाएंगी, रोजगार की भी बेहतर संभावनाएं हो पाएंगी। रोजगार के बहुत सारे अवसर यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं, लोगों को उसके हिसाब से ट्रेन करके और उनको वहाँ पे जोड़ा जा सकता है। यस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कि इसी के चलते हम ट्रांसपेरेंसी ला पाएंगे, अकाउंटेबिलिटी ला पाएंगे और इसके माध्यम से करप्शन को हम मिनिमाइज कर पाएंगे, करप्शन को लगभग समाप्त कर पाएंगे हम। यस, तो इसको समाप्त करके और हम जो रोजगार को लेकर के, जैसे रोजगार मिल तो रहा था पहले, जो रोजगार मिल रहा था लेकिन उसका पूरा लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था, अब उसका पूरा का पूरा लाभ लोगों को मिलेगा, पूरा का पूरा लाभ लोगों को मिलेगा। यस, अब इसी चीज के लिए तो लोग भाग रहे थे शहर में और जा करके शहर की समस्या को भी बढ़ा रहे थे। अब नहीं जाएंगे तो जब हम वहां पर स्मार्ट सिटी मिशन की बात कर रहे थे वो सफल तभी हो पाएगा जब हम गांव से माइग्रेशन को रोकेंगे। यस, लेकिन गांव से माइग्रेशन हम कैसे रोकेंगे, तो इसको जब तक हम स्मार्ट नहीं बनाएंगे तब तक माइग्रेशन रुकेगा नहीं। स्मार्ट बना के हर चीज़ के लेवल पे स्मार्टनेस होनी चाहिए, तो रोजगार के लेवल पे भी होनी चाहिए। हम रोजगार से लोगों को जोड़ें, यस, गांव के अंतर्गत ही हम रोजगार का सृजन करें जो पूरी तरीके से संभावना है और लोगों को हम जोड़ करके और माइग्रेट होने से बचाएंगे लोगों को। तो सब सारी चीज़ बहुत इंटीग्रेटेड हैं और मतलब इस रूप में एक का लाभ दूसरे को मिल रहा है, एक का लाभ दूसरे को मिल रहा है, बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। यस, और अननेसेसरली जो हम इसके लिए पैसे जो खर्च करते हैं, जैसे शहर में फिर स्लम्स को ठीक करने के लिए उस पर जो हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने वाले हैं या खर्च कर रहे हैं, वो सारे पैसे हम यहीं पे लगा दें, फिर तो वहाँ पे जो न स्लम बनेगा ना उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो पैसे हम यहीं पे लगाएं और इन चीज़ों को हम और बेहतर करें, गाँव के लेवल पर हम चीज़ों को बेहतर करें। यस, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं
उनकी अपनी समस्या, पेंशन को लेकर समस्या, कोई मतलब जो वृद्धावस्था पेंशन है या कोई काम कर रहे थे, कोई नौकरी कर रहे थे उसको लेके, और उसमें अगर कोई समस्या आ रही है, वही स्मार्ट सोल्यूशन आपको सारी समस्याओं का समाधान वहाँ पे तुरंत बैठे बिठाए आपको दे रहा है। इसको लेकर कहीं इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। आपको वहीं पे हॉस्पिटलाइजेशन की आपको व्यवस्था है, हॉस्पिटल्स हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल वहाँ पे अब काम कर रहे हैं और संरचना का विकास हो ही गया है। यस, तो वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब आप इसके लिए भी आपको शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मतलब बहुत टिपिकल कंडीशन है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तब वो अलग बात हो गई, वरना कोई आवश्यकता नहीं। यस, तो इस रूप में हम इसको देख पाएंगे कि मतलब कैसे इसके साथ साथ जब इतना सब कुछ होने लग जाएगा तो लोगों को विकास का मतलब समझ में आने लग जाएगा, और जो तमाम जो नकारात्मक रूप में राजनीति हो रही है ना, इससे अब लोग बचेंगे। और जब लोग बचेंगे, जब लोग ही डिमांड करना बंद कर देंगे, नहीं हमें ऐसी राजनीति नहीं चाहिए, तो कोई राजनीति नहीं कर पाएगा। जाति धर्म को लेकर जो राजनीति हो रही है, गलत तरीके से हो रही है, वो सब होनी बंद हो जाएगी। यस, सब बंद हो जाएगी। यहाँ पर सोशल जस्टिस दो चार वर्ड सीख लेते हैं जो नेता हैं, यस, और उस पर बातें करना शुरू कर देते हैं। लोग उनकी झांसी में आ जाते हैं। मतलब उनको ये तक नहीं पता है कि धर्म का मतलब क्या होता है, कौन किस धर्म का है, किस रूप में मानता है उसको। यस, सोशल जस्टिस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, कैसे उसको अचीव किया जा सकता है। बट एक ही राग अलापेंगे और उसी के माध्यम से लोगों को कन्विंस करेंगे। लेकिन जब लोग विकास का मतलब समझ जाएंगे, तब वो इन चीज़ों पे कन्विंस नहीं होने वाले हैं। यस, इन सब चीज़ों को नकारेंगे लोग। फिर जो राजनीति है वो सकारात्मक रूप ले लेगी, सकारात्मक राजनीति होगी। यस, कि अब हमको वास्तविक नेता चाहिए जो वास्तव में हमारे गांव का, हमारे क्षेत्र का विकास करना चाहता हो। यस, तो इस रूप में भी इसका लाभ, मतलब इसके माध्यम से ही इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। शिक्षा के स्तर पर मतलब जब हम उसको डिजिटलाइज करें, गांव में भी हम स्मार्ट बोर्ड स्थापित करें, ऐसे टीचर्स हों जो उसके माध्यम से पढ़ाएं। यस, उसका लाभ बच्चों को मिले, उनके पास मतलब वो सारी सुविधाएं हों। मतलब न केवल ऐप की सुविधा हो, ऐप की सुविधा मान लो दे दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उनके पास वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा हो और साथ साथ उनके पास स्मार्टफोन हो। और वो बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी इस चीज़ें सामने हमारे आई हैं। इस कोविड के समय में, इस महामारी में, जब बच्चों को घर बैठना पड़ गया, स्कूल्स बंद हो गए, तो उसमें ये पाया गया कि सबसे ज़्यादा जो भुक्तभोगी थे इस चीज़ के, वो गांव के बच्चे थे। वो शिक्षा से लगभग दूर ही रहे, नई शिक्षा के स्तर को प्राप्त कर पाए। यस, पढ़ाई कुछ नहीं हो पाई उनकी। शहरों में और मुख्यतः जो मतलब अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि उनके पास सारी सुविधाएं थी। इसी संदर्भ में आपको एक आंकड़ा मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश में कुल जो बच्चे हैं, मतलब स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, वो 3.8 करोड़ की संख्या है उनकी। यस, जिसमें से कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 2 करोड़ हैं और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे 1.8 करोड़ हैं। अब इसमें जब ये हुआ कि दीक्षा ऐप का प्रयोग करना है बच्चों को और उसके माध्यम से मतलब शिक्षा के स्तर को प्राप्त करना है। दीक्षा मतलब डिजिटल इंफॉर्मेशन फॉर नॉलेज शेयरिंग, इसका फुल फॉर्म है। और इसमें ये पाया गया कि 3.8 करोड़ में से मात्र 30-40 लाख बच्चे ऐसे थे, मतलब 380 लाख में से 380 लाख बच्चों में से केवल 30-40 लाख बच्चे ऐसे थे जो दीक्षा ऐप का प्रयोग कर पाए, बाकी इसका प्रयोग ही नहीं कर पाए। अब मैक्सिमम जो इसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं वो कौन से बच्चे हैं? तो निश्चित तौर पर ग्रामीण बच्चे हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है हमारे देश में, शहर और गांव को लेकर के। जो हम अपनी बातें कर रहे थे, मैं तो इसकी अच्छी बातें बता रहा था कि अगर डिजिटल लिटरेसी आ जाए तो क्या होगा, और अगर न हो तो क्या होगा। ये सारा उल्टा हो जाएगा, इसमें से कुछ भी नहीं मिलेगा। यस, और वही समस्या हमारे सामने विद्यमान है, उसी रूप में सारी चीजें काम कर रही हैं। यही यहाँ पे पूछा गया है कि डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया। भाई सारी चीजें बाधित हो गई। तो इस रूप में आप इन चीजों को प्रस्तुत करेंगे, इसको आप दिखाएंगे। आई होप ये पॉइंट, मतलब ये सारी बातें लिख करके आप अपना उत्तर बेहतर रूप में कर पाएंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यद्यपि
स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? ओके, दो women in post-independent India have excelled in various fields. The social attitude towards women and feminist movements has been patriarchal. Apart from women education and women empowerment schemes, what interventions can help change this milieu? Okay. Well, तो आइए हम बात करते हैं जो महिला आंदोलन, नारीवादी आंदोलन जो हुए हैं उनकी स्थिति एक्चुअल में क्या रही, उसी से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति की, मतलब उसके पहले भी हुए हैं लेकिन उसको हटा देते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जैसा पूछा जा रहा है उसके बाद की स्थितियों को भी देखते हैं। वेल, जो नक्सलवाड़ी आंदोलन एक तरीके से किसानों के संदर्भ में लाया गया था वेस्ट बंगाल में, नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुआ था वो, बहुत जल्द उसको वहाँ पे क्रश कर दिया गया। फिर मतलब उस विचारधारा के लोग आंध्र प्रदेश पहुँच गए और वहाँ पे जाकर के उन्होंने एक नए नाम से अपने आप को स्थापित किया, PWG, पीपल वॉर ग्रुप के नाम से अपने आप को स्थापित किया। उसमें उन्होंने महिलाओं की, मतलब वो बेसिकली उनकी जो डिमांड रही है वो डिमांड किस रूप में थी, तो मतलब जिस तरीके से जो ज़मींदार थे, बड़े किसान थे, धनी किसान, और वो छोटे किसानों या फिर जो भूमिहीन थे उनका शोषण कर रहे थे, तो इस प्रकार के शोषण, इस प्रकार की असमानता वाली व्यवस्था को समाप्त करके और शोषण को समाप्त करने के रूप में इनका आंदोलन काम कर रहा था। एक आंदोलन के रूप में चल रहा था पूरा ये। फाइन। अब आंदोलन का मतलब इनका उग्र आंदोलन था ना, वो आंदोलन भी उग्र रूप में था, कोई सामान्य तरीके से नहीं था वो। और ये रीजन है कि मतलब इसको स्वीकार नहीं किया जा रहा था क्योंकि लोकतंत्र के विरोध में था वो। बट जो भी आंदोलन था, और इसमें पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भागीदारी को भी स्वीकार कर लिया गया, महिलाएं भी आ गई। जब महिलाएं आई यहाँ पर इस आंदोलन में और उन्होंने सारी चीज़ों को जब समझ लिया, पार्टिसिपेशन उनका चल रहा था, तो महिलाओं ने कहा कि भाई जब तुम असमानता की बात कर ही रहे हो और उसको समाप्त करने की बात कर रहे हो, तो एक मुद्दा लैंगिक असमानता को भी उठा लो ना, उसको भी तो समाप्त करो। केवल किसानों का ही मामला क्यों? क्या केवल किसान ही मतलब असमानता के स्तर पर काम कर रहे हैं? लैंगिक असमानता भी तो खूब विद्यमान है हमारे देश में, तो उसके लिए भी प्रयास करो, उसके लिए भी काम करो, उस एजेंडे को भी अपनाओ। और हम तो यहीं पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लैंगिक असमानता घोर काम कर रही है, इस आंदोलन के अंतर्गत काम कर रही है। लेकिन वही बात है कि मैन शॉविनिज्म काम कर रहा था, पुरुष वर्चस्व काम कर रहा था वहां पर, उसने इस मुद्दे को पिक नहीं किया। बहुत ज्यादा जब महिलाओं ने जोर दिया इस चीज पर, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने महिलाओं का एक अलग विंग ही बना दिया। यस, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन के नाम से एक अलग विंग बना दिया उन्होंने। ठीक है, मतलब PWG, पीपल वॉर ग्रुप का जो महिला विंग है, यह है POW, प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन। बेसिकली क्या है, एक पल्लू झाड़ने वाली बात हो गई। अरे हटाओ यार इनको यहाँ से, ये झूठ मूठ में यहाँ पर पंगे क्रिएट कर रही हैं। मतलब वो पुरुष मानसिकता देखो यहाँ पर कैसे काम कर रही है। आप प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है, पैट्रियार्कल। अब दिख रहा है आपको कि तुम बात असमानता की कर रहे हो, बात असमानता को दूर करने के लिए किसी भी लेवल पर प्रयास की बात कर रहे हो, गोली मार रहे हो लोगों को तुम कि इसके माध्यम से असमानता को हम दूर कर देंगे। तो वो असमानता एक ही लेवल पे क्यों? कार्ल मार्क्स ने जब बात की थी असमानता की, तो हर लेवल पे बात किए थे वो, परिवार के लेवल पे भी बात किया था उन्होंने, माता पिता कैसे बच्चों का शोषण करते हैं उसकी भी बात उन्होंने की थी। यस, धर्म के द्वारा कैसे शोषण होता है उसकी भी बात उन्होंने की थी। और आप एक मुद्दे की बात कर रहे हो, तो क्या शो कर रहा है, किस चीज को दिखा रहा है? वही पितृसत्तात्मक मानसिकता को दिखा रहा है। फाइन, आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जब 2000 में छत्तीसगढ़ बन गया, तो उसके बाद मतलब कई जो वहां पर श्रमिक आंदोलन, सॉरी जो आदिवासी आंदोलन जो चल रहे थे, तो एक नॉन पार्टी मूवमेंट वहां पे काम कर रहा था। और
जो उनके अधिकारों को लेकर के काम कर रहा था, बात कर रहा था, और मतलब उनके अधिकारों में कि उनको जंगल का अधिकार, ज़मीन का अधिकार, जल का अधिकार, जल जंगल ज़मीन ये हूँ जनता के अधीन, मतलब इस नारे को लेकर के, इस स्लोगन को लेकर के वो अपना काम कर रहे थे। महिलाओं की भागीदारी भी आई वहाँ पर, महिलाएं भी आ गई वहाँ पे, वो भी नारा लगाने लगी इनके साथ। लेकिन फिर महिलाओं ने कहा भाई हमारी भी अपनी समस्याएं हैं, हमारी समस्याएं भी उठाओ, यहाँ पर महिलाओं की अलग समस्याएं हैं। यस, छेड़खानी महिलाओं की होती है, बलात्कार महिलाओं का होता है। यस, मातृत्व लाभ की आवश्यकता महिलाओं को होती है, कम वेतन महिलाओं को दिया जा रहा है क्योंकि वो महिलाएं हैं, कमजोर महिलाओं को माना जा रहा है। यस, मां महिलाएं बनती है। तो ये सब जो टिपिकल इश्यूज हैं, टिपिकल चीजें हैं, महिलाओं से संबंधित हैं, उसको लेकर के भी तो इश्यूज हैं। तो उन इश्यूज को यहाँ पे तो कोई देख ही नहीं रहा। उन्होंने कहा कि अब हम लोग आ गए हैं, हम चाहते हैं कि उन इश्यूज को उठाया जाए यहाँ पर। यस, लेकिन क्या उठाया गया? एग्जैक्टली यहां पर भी वही काम हुआ जो पीडब्ल्यूजी ने किया था। छत्तीसगढ़ महिला मुक्ति मोर्चा के नाम से एक महिला विंग बना दिया गया। तुम लोग अपनी समस्याओं को इसके माध्यम से उठाओ, लो तुम्हारा अलग अलग विंग कर दिया गया, हम कर दिया हमने, और अपनी बातें जो भी करनी है वो इसके माध्यम से करो। वही घोर पितृसत्तात्मक मानसिकता यहां भी काम कर रही है, इसी रूप में काम कर रही है। नहीं उसको देखा जा रहा, ज्यादा बोलोगे तो फिर अलग से विंग बना देंगे, लेकिन हम बात वही करेंगे जो हम कर रहे थे, जो हमको उचित लग रहा है। और हमको ये उचित लगता है कि जो लैंगिक असमानता की बात की जा रही है वो अपने आप में अनुचित है। कोई लैंगिक असमानता नहीं, इसी तरीके से जो व्यवस्था इसी तरीके से चलनी चाहिए। मतलब यही एक पुरुष मानसिकता है जो काम कर रही है, करती रही। इसी तरीके से जो लोग महाराष्ट्र में धूले में इस तरीके से आंदोलन लेकर चल रहे थे, वहां भी महिलाओं ने जब इस प्रकार का मतलब विरोध किया, इस पॉइंट को, इसको पुटअप किया, तो वहां उनके लिए भी एक अलग विंग बना दिया गया। उसका नाम दे दिया गया श्रमिक स्त्री मुक्ति संगठन। श्रमिक स्त्री मुक्ति संगठन के नाम से उनका एक अलग विंग बना दिया गया कि तुम अपनी जो भी अपनी समस्या रखनी हो इसके माध्यम से रखो। पुरुष सहयोग करने को तैयार नहीं थे, अपने लेवल पे तैयार नहीं थे वो सहयोग करने को। ठीक है, आइए अब एक बात करते हैं, एक पर्यावरणीय आंदोलन बहुत फेमस है, चिपको आंदोलन। सुंदरलाल बोगड़ा ने 1973 में उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की। उसमें यह था कि जो बाहरी लोग आके पेड़ काटते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनके लिए समस्याएं क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वो उनकी आजीविका छीन रहे हैं। बेसिकली वो सब पेड़ वेड़ जो भी हैं उनकी आजीविका का स्रोत है। यस, तो उनकी आजीविका छीनी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अपनी आजीविका को बचाने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि चिपको आंदोलन शुरू करो, यानी पेड़ों से चिपक जाओ तुम लोग। जब भी पेड़ काटने के लिए आएंगे तो तुमको पाएंगे कि पेड़ों से चिपके हुए हो, तो पेड़ काट नहीं पाएंगे वो लोग, उनको वापस जाना पड़ेगा। तो ये अपना एक तरीका उन्होंने बताया। अब ऐसे में महिलाएं जो थीं वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में अपनी भागीदारी दिखाई। एक है एनवायरमेंटलिस्ट वंदना शिवा, पर्यावरणविद हैं। तो उन्होंने कहा कि महिलाएं इसमें बेहतर रूप में इसलिए काम कर सकती हैं और कर रही हैं क्योंकि महिलाओं का प्रकृति के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। जिस तरीके से प्रकृति पुरुष के द्वारा शोषित हुई है, महिलाएं भी, चाहे जिस तरीके से महिलाएं शोषित हुई हैं वैसे प्रकृति भी शोषित हुई है। तो दोनों के मुद्दे एक ही हैं और इसलिए दोनों के बीच में एक घनिष्ठता बनी हुई है। और यही रीजन है कि महिलाएं उसमें बेहतर रूप में इस चीज को समझ करके इस पे काम कर पा रही हैं। पुरुष के अंदर वो टॉलरेंस नहीं है, तो पुरुष ज्यादा देर वहां पे पेड़ों से चिपक करके नहीं रह पाता है। यस, पेड़ की जगह कुछ और होता तो चिपक भी लेता, लेकिन पेड़ है क्यों चिपकेगा, भाग जाता है वहां से। लेकिन महिलाएं तो मतलब वो प्रकृति की गोद में रहना पसंद करती हैं और उनको पेड़ों से चिपकने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। दे हैड एक्सट्रीम लेवल ऑफ टॉलरेंस, बहुत हाई लेवल का टॉलरेंस उनके अंदर था, और इस रूप में वो लंबे समय तक घंटों घंटों पेड़ों से चिपके रहती थी। ठीक है, अब वंदना शिवा ने तो अपनी बात कह दी, लेकिन आगे जब इस पर और एनालिसिस की गई कि क्या वास्तव में ये चीज महिलाओं के फेवर में थी, क्या वास्तव महिलाओं को इससे लाभ मिलने वाला है। यस, तो ये चीज कहना कि महिलाएं जो हैं वो अधिक सहनशील हैं, सहिष्णु हैं, ये भी कहीं ना कहीं एक पुरुष मानसिकता का ही परिचायक है कि पुरुष जो है अपनी सहूलियत के लिए महिलाओं का प्रयोग कर रहा है। यस,
तो महिलाओं को खुश करने के लिए वो कह देता कि अरे तुम बहुत सहनशील हो, तुम्हारे अंदर बहुत करुणा है, ये है वो है, ऐसे करके। और लेकिन ये एक्चुअल में अपने सहूलियत के लिए, हम क्यों वहाँ पे पेड़ों से चिपकने जाएंगे, अपने सहूलियत के लिए ही वो ये सब कुछ कर रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे भी वही पितृसत्तात्मक मानसिकता काम कर रही है। होगा, महिलाओं का प्रकृति के साथ अपना एक संबंध होगा, लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है और पुरुषों के द्वारा जो समर्थन मिल रहा है वो पितृसत्तात्मक मानसिकता का ही परिचायक है, उस रूप में चीज हो रहा है। राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी आंदोलन हुए हैं हर जगह आप एक ही तरीके से आप उसको देख पाएंगे और एक ही तरीके से हुआ है। कुछ ऐसे भी आंदोलन हुए हैं जहां पर महिलाओं के मुद्दों को ही पर्टिकुलरली लिया गया, और इसकी शुरुआत होती है 1978 के एक बहुत बीभत्स कांड जो महाराष्ट्र में मथुरा नाम की लड़की के साथ हुआ। बहुत फेमस केस है मथुरा का। एक नाबालिग लड़की थी, उसको किसी कारण से पुलिस वाले अपने कस्टडी में लिए, एंड कस्टडी में ही 2 पुलिस वालों ने उसका बलात्कार किया। नाबालिग थी अभी। लोअर कोर्ट और आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में पुलिस वालों को बरी कर दिया, बल्कि ये तक कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि उस लड़की ने ही पुलिस वालों को प्रोवोक किया था इस काम के लिए। जैसे ही ये निर्णय आया, तुरंत पूरे देश की महिलाएं इसका विरोध करते हुए सड़कों पे आ गई। पहली बार ऐसा हुआ था। आपने निर्भया का आपने देखा है ना, ऐसा उस समय हो चुका है। 1980 के दशक में ऐसा हो चुका है, सबसे पहले उस समय हुआ था। और इस मानसिकता का, चाहे बेशक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया हो, लेकिन वहां पर पितृसत्तात्मक मानसिकता की जो झलक साफ तौर पे दिखाई दे रही है, उसका घोर विरोध किया गया उसका। यस, ये महिला मुद्दा है। पितृसत्ता का यहां पर खुल करके विरोध किया गया। और उसके बाद से फिर बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए जहां पर महिलाओं ने मतलब खुल करके इसमें योगदान दिया है और इसका विरोध किया है। बाद में पुरुषों का भी योगदान मिलने लग गया। कई ऐसे केसेस आए। प्रियदर्शनी मट्टू केस आया, जेसिका लाल केस आया, आरुषि तलवार केस आया, निर्भया, दिशा, ये सब जितने भी बड़े बृहत लेवल पे जो केसेस आए हैं, इसमें न केवल महिलाएं बल्कि पुरुषों ने भी अपनी भागीदारी दिखाई और उन्होंने मतलब महिला मुद्दों पर लड़ाई लड़ी है। पितृसत्ता से अलग था, अलग हट करके था। यस, तो इसका मतलब ये कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, कुछ आंदोलन ऐसे हैं जहां पर पितृसत्ता का विरोध भी हो रहा है और वहां पे पुरुष भी आगे आ रहे हैं, वो भी इसका विरोध कर रहे हैं। अभी कम है लेकिन हो रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम से हम उसको नकार नहीं सकते। यस, इसी में एक और कोट कर सकते हैं आप कि सुधा वर्गीस एक नाम की एक महिला, जो कि एक केरल की एक नर्स थी, उनको बिहार के मुसहर जात के लोगों के बारे में पता चला कि ये ऐसे एक लोग, मतलब एक समूह ऐसा है जो पूरी तरीके से भूमि विहीन है, उसके पास जमीन नहीं है। तो उनकी स्थिति को जानने और उसको ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी और बिहार पहुंच गई। वो वहां गई तो देखा कि वहां पर रोजगार के नाम पर महिलाएं जो थी उनके घरों की, पुरुष जो थे वो मजदूर के रूप में काम करते थे खेतों में, और महिलाएं जो थी वो शराब, मतलब देसी शराब बनाने का काम करती थी। और शाम के टाइम में ग्राहक उनके आते थे, शराब पीते थे और उन्हीं महिलाओं का बलात्कार करते थे। लेकिन ये पता भी नहीं था उनको कि इसको बलात्कार कहते हैं। सुधा वर्गीस ने जब देखा, नारी गुंजन उनके संगठन का नाम है, एनजीओ का नाम है, जिसको चला रही हैं, अभी भी चला रही हैं। और नारी गुंजन के माध्यम से मतलब उनके कल्याण के लिए काम करना शुरू की। वो शुरू में तो सपोर्ट नहीं मिला महिलाओं का, लेकिन आगे चल करके उनको सपोर्ट मिला है महिलाओं का, और इस प्रथा को पूरी तरीके से उन्होंने खत्म करवा दिया। वहाँ पर बहुत अच्छा उन्होंने प्रयास किया, बहुत अच्छा काम किया है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए। स्कूल वहाँ पे अच्छे काम कर रहे हैं, वहाँ पर स्पोर्ट्स स्कूल्स भी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, महिलाओं को रोजगार से उन्होंने जोड़ा है वहाँ पर। यस, तो इन तमाम संदर्भों में हम ये भी देख सकते हैं कि कैसे महिला मुद्दों पर विशेष प्रयास किए जा सकते थे, और मतलब इन तमाम आंदोलनों के अंतर्गत इस चीज को देखा गया। बड़े बड़े शहरों में पितृसत्ता का विरोध कई रूपों में किया गया, चाहे कोलकाता का मामला हो, मुंबई का हो, दिल्ली का हो, अलग अलग इश्यूज को लेकर के आंदोलन किए गए। यस, और पितृसत्ता का विरोध भी किया गया। तो ऐसा नहीं कि मतलब सारे उसमें आपको पितृसत्ता की झलक ही दिखाई देगी, विरोध भी हुआ है इस चीज का, लेकिन अभी भी अपर्याप्त है।
अभी भी अपर्याप्त है। अब उसको हम कैसे दूर करेंगे? तो ये कहता है कि दो चीज़ों में को छोड़ करके, मतलब महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाएं तो काम कर ही रही हैं, इसके अलावा और क्या हो सकता है? यस, अब इसके अलावा जो चीज हो सकती है वो यही जहां पे हम फेल कर रहे थे, वो है आंदोलनों की भूमिका। कैंपेन्स, आंदोलन, मूवमेंट्स ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आप विकसित देशों में भी आप देखेंगे ना, तो महिलाओं की स्थिति को ठीक करने में आंदोलनों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, बहुत बड़ी भूमिका रही है। वही भूमिका हमको यहां पर भी दिखानी पड़ेगी, वही हमको लेके आना पड़ेगा। साथ साथ इसमें पुरुषों की भागीदारी बहुत जरूरी है। पुरुष भी अपनी भागीदारी दिखाएं, और जब वो बढ़ चढ़ करके, लेकिन वो कब भागीदारी दिखा पाएंगे? जब वो परानुभूति कर पाए। परानुभूति कैसे करेंगे? तो परानुभूति तब हो पाएगा जब किसी महिला की समस्या को आप अपनी बेटी की समस्या के रूप में आप देखें, अपनी बहन की समस्या के रूप में आप उसको देखें, वही परानुभूति होगी। उसको रियलाइज करें आप, और लगे कि हाँ, प्रॉब्लम है, मेरी बेटी अगर होती या है तो उसको ये सब समस्याएं उसके सामने आ रही हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेरी बहन है, उसके लिए ये समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं नहीं होनी चाहिए। उसके अगेंस्ट अब एकदम से आपका मन करेगा कि हाँ, अब हमको इसके लिए लड़ना है, हम महिलाओं के साथ आ जाएंगे। तो जितना हम बृहद स्तर पर इन चीज़ों को हम लेकर के आएंगे, महिला मुद्दों को हम जितना अधिक प्रखर कर पाएंगे, यस, हम पितृतंत्र को उतना ही हम ब्रेक कर पाएंगे। और पितृतंत्र ब्रेक होगा जब वो मानसिकता टूटेगी, तब सशक्तिकरण भी सही रूप में काम कर पाएगा, शिक्षा भी सही रूप में काम कर पाएगी। अगर वो मानसिकता नहीं टूटेगी तो ये सब चीज़ें भी बेकार हो जाएंगी। यस, तो हमको इसके लेवल पर बहुत विशेष प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा और इस मानसिकता को ब्रेक करना पड़ेगा। यस, तो ये आखिरी प्रश्न था। इस तरीके से आप लोग अपने उत्तर को सजाइए, अच्छी तरीके से लिखिए, अच्छे अंक प्राप्त करके अपने मकसद में कामयाब होइए। शुभकामनाएं हमारी।